स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन एवं साहित्य परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा, भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दो काव्यधाराएं हुई, तो उनमें निर्गुण काव्यधारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। और निर्गुण काव्यधारा के भी आगे दो शाखाएं हैं, एक प्रेम मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के सूफी संत कवि थे। अब मलिक मोहम्मद जायसी का जो नाम है मलिक, इस नाम को लेकर जो ऐतिहासिक परिवेश में जो अर्थ बताए विभिन्न विद्वानों ने, थोड़ा सा उनके बारे में एक बार विचार करते हैं कि मलिक नाम के क्या अर्थ हैं। ईरान में मलिक जमींदार को कहते हैं, जो जमीन के मालिक हैं उनको मलिक कहते थे। ऐतिहासिक परिवेश की पुराने समय में कहते हैं। खिलजी वंश के दौरान मलिक एक पद था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो है उसको राजनीतिक सिस्टम को या अपने परिवार को संरक्षण देने के लिए बहुत सारे मलिक जो है नियुक्त किए थे, ताकि उनके परिवारजनों की रक्षा की जा सके, उनके दुश्मनों का नाश किया जा सके। उसके बाद मिस्र की में बात है। मिस्र में बताया है कि मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री जो होता था उसको मलिक कहते थे। और फिरोज शाह तुगलक के समय में, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के समय में 1000, ये अलग से मलिक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास है। तुगलक में जो फिरोज शाह तुगलक में के समय में 1000 सेना के ऊपर जो रिश्तेदार होते थे उस पद को जो है मलिक बोलते थे। ये मलिक शब्द के 4 अर्थ हैं। किस अर्थ में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने का थोड़ा सा प्रयास किया कि मलिक शब्द की क्या पृष्ठभूमि है, क्या क्या इसके अर्थ हैं। अब आइए जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो है कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेम मार्गी शाखा के सूफी संत कवि। उसके बाद जानते हैं इनके जन्म के बारे में। इनके जन्म को लेकर भी मतभेद है, लेकिन एक जो पद है वो है आखिरी कलाम का। आखिरी कलाम एक इनकी रचना है आखिरी कलाम का, और उस आखिरी कलाम का पद है भा अवतार मोर 9 सदी, कि मेरा जो 9वीं सदी में अवतार हुआ, 9वीं सदी में जन्मा। और 9वीं सदी क्या है कि यहाँ हिजरी जो संवत है, हिजरी संवत जो कि विक्रमी संवत, उससे 649 साल पहले शुरू हुआ था। और अगर हम बात करें ईस्वी सन की, तो ईस्वी सन 592 साल पहले शुरू हुआ। ये बाद में शुरू हुआ है हिजरी संवत, और इसी के अनुसार इसका जन्म जो है 1492 के आसपास उत्तर प्रदेश में, आसपास अंदाजा है, जो है ये स्थायी नहीं कह सकते, मान्यता है उनके अंदर साक्ष्य में एक पद में मिलता है कि भुआ अवतार मोर 9 सदी। तो 1492 के आसपास इनका जन्म है, जिसको 900 हिजरी या 1549 विक्रमी संवत या 1492 ईस्वी हम मान सकते हैं। तीनों सन हमने ये बताने का प्रयास किया है। और रायबरेली वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ माना जाता है। अब आइए जानते हैं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के। इनके पिता जो है मलिक राजे अशरफ, इनके पिता का नाम था, और माता का नाम अज्ञात है। अंत्य साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य में कहीं इनका वर्णन नहीं मिलता। मलिक मोहम्मद जायसी के जो है गुरु जो है सूफी संप्रदाय के सूफी संत शेख मेहंदी इनके गुरु थे। और इनके बाद इन्होंने शेख बुरहान और सैयद अशरफ, शेख मेहंदी, शेख बुरहान और सैयद अशरफ से शिक्षा प्राप्त की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी को ज्योतिष विद्या, वेदांत, दर्शन, रसायन शास्त्र, हठ योग, उर्दू भाषा व फारसी, अवधी आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। अब उनके जीवन के बारे में और जानते हैं कि मान्यता है
कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है एक आंख व एक कान से दिव्यांग थे, उनको एक आंख और एक कान नहीं थे। उनको लेकर भी मतभेद है, कुछ तो जन्म से नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि जिसको हम आंचलिक व्यवहार में कहते हैं कि माता चेचक जिसको बोलते हैं कि वो चेचक के कारण जो है उनके एक आंख और एक कान चले गए। लेकिन ये मान्यताएं हैं, वास्तविक रूप से कुछ नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सभी विद्वान ये मानते हैं कि उनकी एक आंख और एक कान नहीं थे, उनसे वो दिव्यांग थे और इसी कारण उनकी जो है चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और इसी कारण उनको जो शेरशाह के दरबार में जो विमानित किया गया और शेरशाह और उनके दरबारियों ने इनको जो है अपमानित किया कि भाई हाँ ऐसा कुरूप व्यक्ति। तो उनके जो है दिव्यांगता पर जो है मजाक किया गया और तब मलिक मोहम्मद जायसी ने ऐसा पद सुनाया कि शेरशाह को भी जो है शर्मिंदा होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा मोही का हंसी के कुहारी, कि मुझ पर हंस रहा है या उस कुम्हार पर, कुम्हार का दोस्त या उस भगवान पर जिसने मुझे बनाया, तो ऐसे या उस मां पर जिसने मुझे जन्म दिया है। तो दोनों अर्थों में देखें तो शेरशाह शर्मिंदा हुए और उनसे माफी मांगी। उसके बाद बात करते हैं कि वो काम क्या करते थे, कविता पाठ करते थे और कहां जैसी गाजीपुर और भोजपुर के राज्यों में आश्रय में रहते थे और वहीं पर कविता पाठ करते। उसके बाद अमेठी के राजा मान सिंह के निमंत्रण पर वो अमेठी में उत्तर प्रदेश में रहने लगे और उसके बाद जैसी की मृत्यु जो है 1542 ईस्वी मानी गई है। ये भी जो अस्थाई है बस सिर्फ मान्यताएं हैं। प्राचीन और मध्यकालीन कवियों के साथ सभी के साथ ये जो है दिक्कत आती है कि उनकी जो है जन्म या मृत्यु वर्ष या तिथियां जो है स्थायी नहीं है, वो मान्यताएं हैं विभिन्न विद्वानों की। अब आइए बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं की। बहुत सारे रचनाओं का उल्लेख होता है, लेकिन जो प्रामाणिक जो प्रमुख जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हम की आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, कहनावत और सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है पद्मावत। इनको लेकर मलिक मोहम्मद जैसी का इतना बड़ा नाम। अब आइए जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। विद्यार्थियों सबसे पहले आता है लोक जीवन है लोक संस्कृति। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता एक किसान थे और किसानी कर करके जो गुजारा करते थे और व्यक्तिगत जीवन में मलिक मोहम्मद जैसी भी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और गांव में रहते थे और उनको जो है विशेषकर भारतीय संस्कृति जो लोक संस्कृति है वहां खेत खलिहान तीज त्योहार विभिन्न रीति रिवाजों का जो है वर्णन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। लोक व्यवहार और लोक जीवन शैलियां कैसा खान पान है रहन सहन है इन सभी का वर्णन इनकी विभिन्न रचनाओं में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। मलिक मोहम्मद जैसी ने इस लोक के यानी कि धरती लोक के विभिन्न पात्रों को जो है मूर्त रूप में इंसानों के पात्रों का जो है उल्लेख किया है और उसके साथ साथ अलौकिक अज्ञात अगोचर जो सत्ता के दर्शन कराने का प्रयास किया है और इनके जो पात्र हैं वो लौकिक होते हुए भी अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति कराने में जो है सक्षम नजर आते हैं और इन्होंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जो किया कि रवि शशि नखत दीप ही ओहि ज्योति रतन पदार्थ मानक मोती जह जह बिकसी सुहासी हंसी तह तह चित्ती ज्योति प्रगट। वो ज्योति प्रकट होती है यानी कि अगम गोचर परमात्मा की वो परमात्मा के दर्शन उसको हो जाते हैं कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। इस लोक के पात्र हैं लेकिन वो उस परलोक यानी कि जो है जो जिसकी अज्ञात सत्ता या परमात्मा या ईश्वर अल्लाह जिसको कहा गया है उसके दर्शन कराने का प्रयास किया जाता है, उसके प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास इनकी रचनाओं में मिलता है। उसके बाद है प्रेम के पीर। मलिक मोहम्मद साहब जैसी या सूफी कवियों के लिए एक नाम जो ऊपर पड़ा था हमने प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम के पीर या प्रेम मार्गी शाखा इनको कहा जाता है और इसी कारण इनके साहित्य में प्रेम प्रमुख है। तो प्रेम की जो प्रकाष्ठा है वो इनमें देखने को मिलती है और वो भी वियोग दर्द
श्रृंगार के वियोग पक्ष की में जो पीड़ा जो अनुभव होती है, उस पीड़ा को इन कवियों ने वर्णित किया है। मलिक मोहम्मद जैसी ने भी सूफी के वियोग सबसे ज्यादा जो है वो पीड़ा को महसूस किया है। और वो पद्मावत का एक पद है, जब राजा रतन सेन पद्मावती को लेने के लिए निकलता है और उधर नागमती उनके वियोग में आ जाती है और उनके वियोग में वो दर दर जंगल जंगल भटक रही है। और उसके ऊपर लिखा है, फिर फिरी रोवे, वो घूम फिर कर रो रही है, कोई नहीं डोला, कोई आधी रात विहंगम बोला। और आधी रात को जो चप्पा चप्पी बोल रहे हैं वो बोल रहा है, तू फिर फिरी दाहे सब पाखी, तू कौन है जो इस समय जो है पाखी सब का यहाँ समय है, के ही दुख रेनी लावसी आखी, और रात को तुमने कौन सा आंखों के दुख लगा लिया। और यही बात जो है आगे जो है नागमती रत्न सेन के वियोग में कहती है, पियसो को सनेहरा संदेशरा, कि मेरे प्रियतम को संदेशरा भेजना, हे भौरा कि हे भौरे, एक कागा, भौरा और कावा दोनों काले होते हैं। सोधनी विरह जरी मुई, सोधनी धनी का शब्द का अर्थ यहाँ पर स्त्री, विरह जरी मुई जल गई, मुई मर गई, जलकर मर गई, ते ही धुआं हम लागा, और उसके जलने से जो धुआं उठा वो धुआं हमें लगा और इसी कारण हमारा रंग काला है। इस प्रकार नागमती के वियोग को, उसकी पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया गया है कि यहाँ प्रेम के पीड़ित कवि ये कहे जाते हैं। उसके बाद है श्रृंगार वर्णन। ऊपर हमने वियोग की बात कर ली, यहाँ श्रृंगार में सिर्फ संयोग की बात करेंगे। तो जैसी का मन जैसे वियोग में रमा, संयोग के चित्र प्रस्तुत करने में वो उतने ही सफल है और उनके संयोग के चित्र प्रस्तुत करने में जो है वो सफल है। और प्रेम उनके, श्रृंगार उनके काव्य का प्रमुख रस कहा जा सकता है, यह प्रमुख रस कहानी है ही। तो तू जोगी, वो कहते हैं कि तू जोगी होएगा बैरागी, कि तू जोगी हो गया बैरागी हो गया, हो मैं, ब्रज और अवधि में होकार होता है मैं, जरी छार, मैं जल गई छार, राख होगी, भय तो ही लागी और डर तुम्हें लग रहा है। ये संयोग के चित्र, नायिका नायक को कहे तू जोगी हो गया और मैं तुम्हारे प्रेम में जलकर राख हो गया और डर तुम रहे हो। इस प्रकार श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन किया है। उसके बाद है अगली विशेषता है उदात्त चरित्र चित्र। जैसे के जितने भी पात्र हैं या चित्र हैं वो उच्च दृष्टि के हैं, कोई नकारात्मक या खलनायक का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, शैतान का उल्लेख है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो पात्र, जितने पात्र हैं वो समाज में सकारात्मक संदेश देने वाले हैं। और पात्रों के व्यक्तित्व विकास में जो पात्रों की जो है सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख उनकी जो है चरित्रों में मिलता है। और उनके उदात्त चरित्र का एक उदाहरण देखते हैं। वह पद्मावती चितूर ओ जानी, चितूर जानी जाती है चला जानी, काया कुंदन द्वादश मानी, कुंदन कनक ताही नहीं भाषा, वह सुगंधा जस कमल विगासा, कि उसमें तो वो कमल वो सुगंध है जैसे कि जहां कमल विकास करते हैं, कि वो परमात्मा वास करता है। ये पद्मावती के चरित्र का उद्घाटन, की पद्मावती को यहाँ परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद है रहस्यवाद। तो रहस्यवाद की जो जिज्ञासा, आस्था, जिज्ञासा, मिलन की उत्कंठा और उसके बाद होता है वियोग, ये सारी व्यवस्थाएं रहस्यवाद की होती है। लेकिन रहस्यवाद जो है भावनात्मक रहस्यवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया, विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया गया है। और मलिक मोहम्मद जैसी ने स्वयं भी जो है पद्मावत में कही ये प्रतीकात्मक ग्रंथ है, काल्पनिक ग्रंथ, कल्पना का सहारा अवश्य लिया गया है। लेकिन रहस्यवाद है कि यहाँ तन चितवन, मन राजा की, तन जो है शरीर को जो है चितवन, मन राजा और मन को राजा, ही सिंगल, सिंगल दीप को हृदय, बुद्धि पद्मिनी, और बुद्धि जो है पद्मावती को बुद्धि मान लिया गया, गुरु सुआ, सुआ तोता, और हीरामन तोता गुरु है, जय पंथ दिखा, वो पंथ रास्ता दिखा रहा है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिना गुरु के निर्गुण पाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जो है पूरे इनके भावनात्मक रहस्यवाद को प्रस्तुत करने का प्रयास मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में किया। उसके बाद है प्रकृति वर्णन।
प्रकृति वर्णन में कि सिंघल द्वीप के विभिन्न दृश्यों का वर्णन या चित्तौड़गढ़ का वर्णन, गर्मी सर्दी ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, विभिन्न पशु पक्षियों का वर्णन और प्रकृति के जो है आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी कविताओं में किया है। अब आइए बात करते हैं अंतिम जो पॉइंट होता है वो है भाषा शैली। मलिक मोहम्मद जैसी जो है गांव में रहे हैं और इसीलिए वो अवध प्रदेश उनका ज्यादा क्षेत्र है, इसलिए उनके साहित्य में उस काल की जो है साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के साथ अवधी भाषा थी और अवधी का ठेठ ग्रामीण आंचलिक प्रयोग, ठेठ ग्रामीण आंचलिक जो अवधी थी उसका प्रयोग किया। उसके साथ साथ क्षेत्रीय शब्दावली के शब्दों का प्रयोग उनके कविताओं में देखने को मिलता है। दोहा चौपाई छंद मुख्य उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं और अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति व समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग मलिक मोहम्मद जैसी के साहित्य में देखने को मिलता है और उनके साहित्य की प्रमुख शैली मसनवी शैली है, जो ईरान की शैली है, जिसमें ईश्वर स्तुति या ईश्वर वंदना सबसे पहले की जाती है, उसके बाद जो है कथानक का शुरुआत की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से हम मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को जो है समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों के हल देगा। आप सभी का धन्यवाद।